हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। आज हम टर्म 2 का क्लास 10th का साइंस का दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी वन शॉट करने वाले हैं, है ना। वन शॉट करेंगे, ठीक है, मतलब एक ही लेक्चर में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे विद क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी से जनरल आप क्या समझते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एक एनर्जी का ही क्या है, रूप है, ठीक है, जिसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाना बहुत आसान है। मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हो और इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह भी आप ले जा सकते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी का अगर एग्जाम में डेफिनेशन आ गया, सो इट इज कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है दोस्तों, ये आप लिख दीजिए। तो दोस्तों अब इलेक्ट्रिसिटी को जानने से पहले अपन को इलेक्ट्रिक करंट समझना पड़ेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट, आपने रिवर करंट के बारे में सुना होगा, है ना। आपने रिवर करंट के बारे में सुना होगा, आपने एयर करंट के बारे में सुना होगा। रिवर के बहने को रिवर करंट कहते हैं दोस्तों, एयर के बहने को एयर करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, बात एक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट पता है दोस्तों किसको कहते हैं? चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। किसके? चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। तो पहले अपन चार्ज समझते हैं। चार्ज होता क्या है? देखो, चार्ज एक फंडामेंटल एंटिटी है। चार्ज एक फंडामेंटल एंटिटी है जो हर एटम में लगभग एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और चार्ज को कैसे डिफाइन करोगे आप? इट इज अ फंडामेंटल एंटिटी विच एक्सर्ट्स एन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि कई बार आप जब बचपन में होंगे या अभी भी आप स्कूल से आते हो, स्केल लेते हो, ठीक है। स्केल जब आपने हेयर पे रब करते हो तो आप देखते हो कि पीसेज ऑफ पेपर वो अट्रैक्ट कर लेता है ना। पीसेज ऑफ पेपर क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। क्लियर है ना। कई बार आपने देखा होगा कि पर्दा को हटाओ तो पर्दे से हल्का सा करंट हमें महसूस होता है। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ देखो। तो ओवरऑल देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, जब आपने रब किया स्केल को तो उसमें कुछ चार्ज इंड्यूस हो गया, जिससे स्केल ने पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट किया, ठीक है। तो इतना आसान है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं? इसी को अपन दोस्तों कहेंगे चार्ज। क्लियर है, ठीक है। चार्ज दो प्रकार के होते हैं जनरली। ये देखा गया कि रब की हुई चीज़ों को, दो अलग अलग चीज़ों को जब रब करते हैं, ठीक है, तो कई दो चीज़ें आपस में अट्रैक्ट करती है, कई दो चीज़ें आपस में रिपेल करती है। तो यहाँ से देखा गया कि चार्ज को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव। एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है दोस्तों। तो बाय कन्वेंशन यहाँ देखो, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो आपको ये क्या ध्यान रखना है कि लाइक चार्जेस अपने आप को रिपेल करते हैं। जैसे मैग्नेट में नॉर्थ पोल रिपेल करता है, साउथ पोल रिपेल करता है। सेम प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है। और प्लस या माइनस अपने आप को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यानी अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है दोस्तों। कूलम एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे रखा गया है चार्ज के यूनिट को, ठीक है। तो चार्ज का यूनिट, ऐसा यूनिट हमेशा ध्यान रखना, कूलम होगा, जिसे कैपिटल C से डिनोट करेंगे, ठीक है। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन दोस्तों स्मॉलर वैल्यू है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज, तो दोस्तों एक्सपेरिमेंटली निकाला गया। ये पता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपने देखा होगा कि हर एक एटम में काफ़ी इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। क्लियर है इसे। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो दोस्तों चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको याद होना चाहिए, ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज होता है। चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू यही पॉसिबल है, ठीक है दोस्तों। बाकी ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, इसे आप 12th में से पढ़ेंगे। एक फॉर्मूला है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। प्लस माइनस क्यों लगाया? क्योंकि चार्ज कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। और क्यों क्या है? टोटल चार्ज। और E क्या है दोस्तों? E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है दोस्तों। तो E की वैल्यू इससे लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे अगला चार्ज क्या होगा? आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, इसका 3 गुना करोगे तो 3 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। सो Q इज इक्वल टू
प्लस माइनस NE फॉर्मूला आपने याद रखना, अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले उससे पहले करंट को समझते हैं दोस्तों। अच्छा, करंट क्या था? करंट था द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड व्हाट? करंट। चार्ज के बहने को करंट कहते हैं दोस्तों, चार्ज के बहने को करंट कहते हैं, ठीक है। सो ओके, रेट आ गया, देखो डेफिनेशन में क्या क्या आ गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, और I सिर्फ चार्ज नहीं है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, तो जहां रेट आ गया वहां अपन को टाइम लगाना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, चार्ज जो चार्ज का यूनिट ऑफ कूलम है और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, तो कूलम पर सेकंड है ना, कूलम पर सेकंड को आप एम्पेयर कहते हो, क्या कहते हो? एम्पेयर। एम्पेयर दोस्तों साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, कैपिटल A से डिनोट करते हैं। सो ऐसा यूनिट ऑफ करंट को एम्पेयर कह लो, या 1 एम्पेयर इज इक्वल टू आप ये कह सकते हो कि 1 कूलम पर सेकंड। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पता है दोस्तों, जब करंट का कंसेप्ट आया ना, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि तब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई ही नहीं थी, तब सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की खोज हुई थी। तब हमें पता ही नहीं था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के देखो कंडक्टर्स के अंदर तो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं, तभी चार्ज बनेगा। इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज ही होता है ना, जिसके ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता था, तो पहले साइंटिस्टों ने क्या मान लिया था? उन्होंने हमें वो मान लिया था कि जो करंट का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव ऑन करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमेशा ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करता है? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही क्या फ्लो करता है? चार्ज के तो दोस्तों चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही क्या फ्लो करता है? चार्ज के तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, और साइंटिस्ट ने क्या माने थे? उन्होंने माना था कि जिस साइड पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा वही हम करंट का डायरेक्शन लेंगे, तो हमेशा ये ध्यान रखना, क्लियर है चीज। सो करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोस्तों एम्पियर एक बड़ी यूनिट है करंट की एम्पियर एक बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो एक चीज आपको पता है, जैसे लेंथ की यूनिट मीटर है, किलोमीटर है, ठीक है। आप क्या लिखते हो? 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² सेंटीमीटर। सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, तो सिमिलरली आप 1 मिली एम्पियर, दोस्तों इसको क्या कहते हो? मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है, ठीक है। 1 माइक्रो, ये माइक्रो एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर में 10⁻6 एम्पियर होगा, ठीक है, आपने याद रखना है। और 1 नैनो एम्पियर में दोस्तों 1 नैनो एम्पियर में 10⁻9 एम्पियर, ठीक है। तो नैनो से मैं 9 याद रखता हूँ, ठीक है। तो करंट को कैसे मेजर किया जाता है एक सर्किट में, कि कितनी करंट की वैल्यू है सर्किट में, ठीक है। सो करंट जो मेजर किया जाता है सर्किट में, वो मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से, जिसे हम एमीटर कहते हैं दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं? एमीटर। इसे ध्यान रखना। और हमेशा सर्किट के साथ इसे सीरीज में लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? सीरीज में। और इसका सिंबल यही चीज है, एक साइड प्लस और एक साइड माइनस, ये इसका सिंबल है, क्लियर है चीज ना। अब एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों। पहली बात तो ये आपके एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है, फिजिक्स कर रहे हैं, थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। थ्योरी थोड़ा भी पढ़ा आपने, ठीक है, तो न्यूमेरिकल अगर न्यूमेरिकल जितना आपने थ्योरी पढ़ लिया, तो न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करते हो तो थ्योरी बिल्कुल ही आपका मजबूत होता है, ठीक है। सो भाई फिजिक्स तो न्यूमेरिकल के बिना कुछ नहीं है, पहले बता रहा हूँ मैं। तो एग्जाम्पल 12.1 देखो, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। तो यहाँ देखो यार सिंपल है, सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में क्या लेंगे हम? सॉल्यूशन में लेंगे करंट, कितना करंट है? 0.5 एम्पियर है दोस्तों। ड्रॉ कर रहा है फिलामेंट से एक इलेक्ट्रिक बल्ब से, ठीक है, 10 मिनट्स के लिए। तो टाइम कितना दिया हुआ है? 10 मिनट दिया हुआ है, टाइम 10 मिनट। पर क्योंकि एसआई यूनिट टाइम का क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है दोस्तों? सेकंड होता है। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सेकंड आ जाएगा। तो अपन को निकालना क्या है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू दी सर्किट। हमें पता है I इज इक्वल टू Q/T होता है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ से Q क्या हो जाएगा दोस्तों? को Q हो जाएगा I × T। तो I कितना है? 0.5 और T कितना दोस्तों?
टाइम है 600 सेकेंड, तो ये पॉइंट हटाओगे 10 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। ओके, सो 6 5 30 होता है। 300 एम्पियर आपका क्या हो गया, सॉरी ओ आई एम सो सॉरी, एम्पियर नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों। पहली बात मैं तो एक तो कलर चेंज करता हूँ और दूसरी बात इसको थोड़ा इरेज करते हैं। हाँ ठीक है, अब यहाँ देखो। ओके, तो कूलम आएगा, चार्ज है ना दोस्तों, तो चार्ज है तो क्या आएगा, कूलम आएगा। ठीक है, तो 300 कूलम आपका क्या है, आंसर है। इतना आसान है, देखो क्लियर है इसे ना। नेक्स्ट कंसेप्ट में मूव ऑन करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर चार्ज फ्लो ही करता है और चार्ज फ्लो करने से करंट बनता है, ठीक है, तो सिंपल हम लोहा वगैरह छूते हैं तो करंट क्यों नहीं लगता है, तार छूते हैं। बैटरी लगाने पे ही करंट क्यों लगता है? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। सिंपल मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है, ये एक कंडक्टर है। अगर मान लो बैटरी इसमें नहीं लगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो है पर ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। तो नेट करंट आई नेट यहाँ पे 0 होता है। क्लियर है ना। तो बैटरी क्या काम करता है, बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। अब ये क्या चीज़ है, अच्छा देखो, जब मैं कोई भी एक सामान रखता हूँ, चलो मैंने ये पाउच लिया, देखो ये पाउच है, ठीक है, जब मैंने इसको छोड़ा नीचे क्यों आया, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है और नीचे जाते हैं तो कम हो जाता है। तो हायर पोटेंशियल एनर्जी से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चीज़ फ्लो करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल टैंकी छत के ऊपर ही क्यों रखा जाता है, क्योंकि उसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो। ठीक है, और ताकि जब नीचे आप टैप खोलो तो तेज़ी से पानी आए। ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर पानी भी मूव करता है। ठीक है दोस्तों, तो सेम यहाँ भी तो ओवरऑल एक प्रेशर चाहिए होता है। ठीक है, एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। जैसे इस लेवल पे पोटेंशियल ज़्यादा है, इस लेवल पे कम है, तो अगर मैं इस अपने पेन को यहाँ पे छोड़ दूँ तो लोअर पोटेंशियल की ओर जाएगा। तो मैंने इसको ऊपर के उठाया था पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा बैटरी क्या काम करता है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, जब बैटरी आप लगाते हो, मान लो कि प्लस माइनस, ठीक है, ओके, ये लगा दिया आपने, ओके, तो जब आपने जोड़ लिया और फिर दोबारा लगा दिया आपने, ओके, प्लस माइनस, और इसको आप जोड़ दो, एक काम करो, तो ये प्लस होता है और ये क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मूव ऑन करते हैं, इलेक्ट्रॉन देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव से रिपेल होकर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और जो करंट होगा इधर जाएगा। तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से ज़्यादा है, आप ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से ज़्यादा है, पहली बात है। ये चीज़ आ गया समझ। तो ओवरऑल ज़्यादा कुछ नहीं, एक बैटरी क्या काम करता है, एक बैटरी काम करता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का। ठीक है, जिससे चार्ज फ्लो करता है, एक तरह का प्रेशर है, इलेक्ट्रिक प्रेशर है। ठीक है दोस्तों, अच्छा यहाँ देखो, इसको कैसे डिफाइन करोगे एग्जाम में, तो देखो इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। यूनिट मतलब दोस्तों है ना 1 कूलम, यूनिट का मतलब होता है 1, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट। सपोज अगर एक कंडक्टर है, कंडक्टर में आप 1 कूलम को है ना इस पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाने में जितना आपने काम किया है ना, जितना आपको काम करना पड़ेगा इन 2 पॉइंट्स के बीच, इन दोनों के पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जिसे वी से डिनोट करते हैं उतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना कि वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन है ना पर यूनिट चार्ज। क्लियर इज। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स किसके इक्वल होता है, वर्क डन बाय चार्ज। हमेशा याद रखना क्या होता है दोस्तों, वर्क डन बाय चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट करते हैं जितना आपने वर्क डन किया बाय चार्ज। ठीक है, क्योंकि आप चार्ज से डिवाइड कर देते हो तो चार्ज 1 आ जाता है ना वहाँ पे। ठीक है, ऐसा यूनिट हमेशा ध्यान रखना, पोटेंशियल का क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट, जिसे वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट कई बार पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो अब अच्छा पोटेंशियल डिफरेंट WY क्यों था, अब आप खुद देखो, फॉर्मूला से बना लेंगे। एक काम करो, सपोज एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट है, 2 पॉइंट्स के बीच आपको काम करना पड़ रहा है, आपको 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए 1 जूल काम करना पड़ रहा है। यानी ठीक है दोस्तों, अगर आपको 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए 1 जूल काम करना पड़े, ठीक है, 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में 1 जूल काम करना पड़े, ठीक है, तो उन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है इसे, यहाँ देखो, तो जूल बाय कूलम को भी वोल्ट कहते हैं, ये ध्यान रखना, क्या कहते हैं, वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट
कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है दोस्तों। लेट्स मूव ऑन, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर किया जाता है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे अपन वोल्टमीटर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अपन वोल्टमीटर कहते हैं, ठीक है। ओके, हमेशा ध्यान में रखना। द वोल्टमीटर इज, अच्छा देखो यहाँ एमीटर जो करंट मापता था उसको सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। ध्यान देना, पर वोल्टमीटर को जिन दो पॉइंट्स के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस मापना है। मान लो एक सर्किट है, यहाँ एक बल्ब, एक सर्किट है, ओके, एक सर्किट है, ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लस नेगेटिव, तो यहाँ पे आप पैरेलल में लगाएंगे वोल्टमीटर, सीरीज में नहीं। एमीटर को यहाँ लगाया जाता है सीरीज में, और सीरीज पैरेलल क्या है मैं अच्छे से बता दूंगा, बस इतना ध्यान रखो। एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है और वोल्टमीटर को दोस्तों पैरेलल में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? पैरेलल, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 12.2 है आपका, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज 2 कूलम। तो दोस्तों जो दिया है ना आप लिखते जाओ साथ के साथ। तो चार्ज आपको कितना दिया है? चलो कैपिटल क्यू लिख लेते हैं, 2 कूलम, ओके। अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट दिया हुआ है। हाउ मच वर्क डन, यार आपको क्यों दिया है? वी दिया है, वर्क निकालना है। तो अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? वर्क बाय चार्ज। तो वर्क क्या हो जाएगा दोस्तों? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। पोटेंशियल था 12 और चार्ज था 2, ठीक है। तो 24 और वर्क को जाउल से डिनोट करते हैं, जैसे ये आपका क्या है? आंसर है। देखो इतना आसान आपका आंसर आ रहा है। आई होप आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है दोस्तों। ओके, सिंबल्स देखो, वो सिंबल जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक सेल को कैसे डिनोट करते हैं, क्योंकि सिंबल्स देखो, सिंबल्स जनरली, मैं ब्लैक से ले लेता हूँ, है ना, ब्लैक कलर चूज कर लेते हैं अपन। इलेक्ट्रिक सेल को एक सर्किट में सिंपल इससे डिनोट करेंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल दिखाते हैं, नेगेटिव। दोस्तों बैटरी क्या है? बैटरी इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। दो या दो से ज्यादा आपने बैटरी मिला दिया तो आपका सेल बन गया। तो एक बैटरी मिलाया, फिर दूसरा मिलाया, फिर तीसरा मिलाया, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये प्लस माइनस, ठीक है, फिर ये प्लस माइनस, तो ओवरऑल यहाँ वाला प्लस हुआ और यहाँ वाला माइनस हुआ। ये बैटरी का सिंबल है। ओपन की दोस्तों सिंपल ये होता है, ओपन की यही होता है, या सिंपल ओपन है, या ऐसे भी डिनोट करते हैं। क्लोज की कैसे डिनोट करते हैं? क्लोज की को आप ऐसे डिनोट करते हो, ठीक है। जॉइंट वायर को कैसे डिनोट करते हैं? सपोज दोस्तों एक वायर ऐसे जा रहा है, एक वायर ऐसे जा रहा है, तो जॉइंट को आप यहाँ इससे डिनोट करते हो, ठीक है। अच्छा, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। सपोज एक वायर यहाँ जा रहा है और एक ऊपर से नीचे आ रहा है, पर ये ज्वाइन होके नहीं जा रहा है, तो पर क्योंकि आप पेपर में तो दिखा नहीं सकते हो ना, मतलब पेपर मतलब 2D शेप में कैसे बनाओगे आप? 2D शेप में इसे आप ऐसे बनाओगे, एक वायर ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसे आ रहा है, तो विदाउट ज्वाइनिंग हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल दोस्तों जनरली ऐसे बनाया जाता है, अभी जो मैंने बनाया था, ओके। रजिस्टर का सिंबल, अब रजिस्टर क्या चीज़ है वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। रियोस्टेट क्या होता है दोस्तों? रियोस्टेट होता है एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, तो इसे RH से भी डिनोट करते हैं। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। एमीटर को दोस्तों अभी हमने देखा A से डिनोट करते हैं, प्लस माइनस, और वोल्ट मीटर को किससे डिनोट करते हैं? वोल्ट मीटर को V से डिनोट करते हैं, प्लस माइनस, ठीक है दोस्तों। ये छोटी छोटी चीज़ें जो ऑलरेडी आपको पता होगा, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। तो दोस्तों अगला आता है ओम्स लॉ। अभी हमने देखा कि करंट एक कंडक्टर में कब फ्लो करेगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड्स में क्रिएट होगा। बैटरी क्या काम करता है? पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है। कई बार अगर देखो कि हायर बैटरी है तो सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, अगर तगड़ा बैटरी है, बड़ा बैटरी है, अच्छा बैटरी है। अगर सिंपल छोटा बैटरी है ना, तो उतना ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करेगा, आपने देखा होगा, क्योंकि बड़ी बैटरी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है और छोटा बैटरी कम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ यही है। ओम एक साइंटिस्ट थे, ठीक है दोस्तों। ओम्स लॉ क्या कहते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटल, है ना, इज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा, या ऑलरेडी आपको पता है। कभी भी एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वालिटी में चेंज करते हो तो आप कांस्टेंट लगाते हो। यहाँ कांस्टेंट आप R को लगाओगे दोस्तों, R को लगाओगे, और R क्या है यहाँ पे? R एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इसको कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है जी। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ध्यान देना, इस डेफिनेशन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स
सेम, क्योंकि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। तो पहली बात दोस्तों, माना कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट तभी होगा जब तक कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो और मटेरियल मतलब कि उसका मटेरियल का लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम। क्लियर है इसे? तो V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ का फॉर्म है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कहता है ओम्स लॉ। ठीक है, V इक्वल टू आई आर यहाँ से आ गया। ठीक है दोस्तों, ओके। ये अब रेजिस्टेंस को मैंने आपके लिए डिफाइन कर दिया है। रेजिस्टेंस पता है क्या होता है दोस्तों? रेजिस्टेंस होता है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज फ्लूइड। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, जब आप मतलब एल्यूमिनियम लो, कॉपर लो, इनमें चार्ज अच्छे से फ्लो करता है। ठीक है, जब आप वुड लो, प्लास्टिक लो, इनमें चार्ज क्यों नहीं फ्लो करता है? या जनरली कई मेटल्स होते हैं जो बहुत अच्छे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, पर कुछ मेटल अच्छे से कंडक्ट नहीं करते हैं, थोड़ा ही कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक फैक्टर आता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों? कि एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है जो फ्लो ऑफ चार्ज को रेसिस्ट करता है। रेसिस्ट करता है यानी रोकता है दोस्तों। फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करता है? रोकता है। ठीक है, यानी जिस कंडक्टर में चार्ज अच्छे से फ्लो नहीं करता उसके रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोकता होगा, और जिस कंडक्टर में अच्छे से फ्लो करता है उसके रेजिस्टेंस कम होती होगी। ठीक है दोस्तों, तो रेजिस्टेंस क्या है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ठीक है, और एसआई यूनिट इसका क्या होता है? ओम। और ओम को दोस्तों ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। एसआई यूनिट रेजिस्टेंस का ओम होता है। बहुत बढ़िया। और दोस्तों एक ग्राफ है, ओम्स लॉ का भाई ग्राफ है। आपको पता है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ भी ऐसे ही बनता है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा बनता है दोस्तों? y इक्वल टू एक्स का ग्राफ भी ऐसा बनता है। अगर मैं y इक्वल टू 4x का भी ग्राफ बनाऊं तो बिल्कुल ही ऐसा बनेगा, बस थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा और कुछ नहीं। मतलब ओरिजिन से ही पास होगा। ठीक है, ओरिजिन से ही पास होगा, बस थोड़ा y की ओर झुक जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ भी तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था I के, यानी v इक्वल टू आई आर। तो इसका ग्राफ ऐसा आता है। इसका मतलब जब आप करंट बढ़ाओगे बेटा तो ऑब्वियस है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। जब करंट इतना है तो पोटेंशियल इतना है, जब करंट बढ़ा है तो पोटेंशियल भी देखो बढ़ रहा है। तो ये बढ़ रहा है, तो इसका ग्राफ आपने ऐसे याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब देखो हम फैक्टर्स की बात करते हैं जिस पे भाई ये पेपर में पूछा गया था 2 साल पहले। रेजिस्टेंस किन किन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? ऑन विच फैक्टर्स, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो हमेशा ध्यान रखना, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करेगा लेंथ में। एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि रेजिस्टेंस लेंथ के साथ बढ़ जाता है। ठीक है, ओके। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी डिपेंड करता है, पर रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ घट जाता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, वो मैं बताता हूँ कैसे आपको। अब खुद सपोज करो, मान लो एक आपके पास कंडक्टर है। ठीक है, ये लेंथ है। इस कंडक्टर को मान लो एक चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इस पॉइंट पे जाना है। ठीक है, इस पॉइंट पे जाना है। तो अगर मान लो जितना ज़्यादा बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दोस्तों, ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज़्यादा होगा उतने आसानी से इलेक्ट्रॉन बिना टकराए जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर भाग रहे हो तो बहुत ज़्यादा स्पेस है, आसानी से भाग सकते हो, ऐसे समझो इस चीज़ को। क्लियर है इस चीज़? तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकता है, यानी करंट आसानी से फ्लो कर सकता है, यानी रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसलिए अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। पर लेंथ के बारे में क्या? अगर मान लो लेंथ मैंने बढ़ा दिया, मैंने लेंथ डबल कर दिया और एरिया को चेंज नहीं किया, पहले L था अब 12 कर दिया, अब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा उसका। तो क्लियर है? इस चीज़ से आप समझो। ठीक है, इस चीज़ से समझो कि जो दोस्तों रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब अगर मान लो तो ये लेंथ ले लिया मैंने और इसका क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जब आप कंबाइन करते हो, क्या करते हो? दोनों को कंबाइन करते हो, फर्स्ट एंड सेकंड को। ठीक है, तो एक साथ करके लिख लो, L ऊपर आएगा, A नीचे आएगा। और मैंने अभी आपको बताया कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो और इक्वालिटी का लगाते हो तो कांस्टेंट लगाते हो। यहाँ पे कांस्टेंट रो लगाते हो दोस्तों। क्या लगाते हो? रो, ROW या RAW देख लेना, रो कहते हैं इसको। ठीक है, रो क्या है? रो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं? जिसे अपन कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं दोस्तों? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल।
ठीक है। और ध्यान देना रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल पे ही डिपेंड करता है। एक और चीज, आगे पेज है नहीं है पेज, तो मैं यहाँ आपको एक चीज नोट लिखवाना चाहूंगा, ठीक है। जो रेजिस्टिविटी है डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना भाई, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस की बात करो तो रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया के साथ चेंज हो जाएगा। अगर कंडक्टर में सेम रखता हूं तो लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे सेम कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस, ओके नहीं, अगर लेंथ बढ़ाओगे, सॉरी गाइस थोड़ा सा यहाँ टंग स्लिप हो गया, ठीक है, अगर आप यहाँ लेंथ बढ़ाओगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। देखो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है सेम कंडक्टर का या सेम मटेरियल का, सेम कंडक्टर कहना जरूरी नहीं है, सेम मटेरियल कहना जरूरी है, पर रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट है बेटा। रेजिस्टिविटी लेंथ या एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये चीज आपने ध्यान देना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन, एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। तो अपन को वोल्टेज दे दिया, अपन को क्या दे दिया दोस्तों, वोल्टेज। जो दिया वो साथ के साथ लिखते जाओ, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 वोल्ट, तो दोस्तों रेजिस्टेंस कितना है, 1200 ओम है। मैंने वोल्ट बोला क्या, मैं ओम है बेटा, ओम है, ठीक है। तो करंट कितना होगा, हमें पता है ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू व्हाट, IR होता है। और I क्या हो जाएगा, V/R, ठीक है। और V 220 है और R कितना है, 1200 है, तो 0 से 0 गया। अगर आप इसे 2 से काटेंगे 11/60 आ जाएगा, है ना। तो 11/60 आप डिवाइड कर सकते हैं एम्पियर। मैं यहीं तक आपका ये आंसर छोड़ रहा हूँ, या डिवाइड तो आप खुद कर सकते हो ना। सेकंड पार्ट, बी पार्ट पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। बी पार्ट क्या था, अच्छा हमने सही तो किया ना, वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, करंट निकालना था, V इक्वल टू IR, I क्या हो गया, V/R, बिल्कुल ठीक, कतई है, बिल्कुल ठीक किया हमने, ठीक है। ओके, बी पार्ट क्या कह रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कोल्ड ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। अच्छा वोल्टेज तो सेम है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कोइल इज 100 ओम। अरे यार रेजिस्टेंस चेंज किया दोस्तों, अब क्या किया है कि वोल्टेज 220 ही रहने दिया है, पर रेजिस्टेंस कितना कर दिया है, रेजिस्टेंस 1200 से 100 ओम कर दिया, है ना, 100 ओम कर दिया। तो अगेन V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR, ठीक है। तो I क्या हो जाएगा, V/R, तो V 220 ऊपर आएगा और ये 100, तो ये तो डिवाइड करना बहुत आसान है, 2.2 एम्पेयर आ गया। पिछला वाला आप डिवाइड कर लेना। लेट्स मूव ऑन गाइस, है ना। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है भाई, फिजिक्स बिना न्यूमेरिकल्स के कुछ नहीं है। तो एक और क्वेश्चन तो बनता है, एक और क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। तो दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है 60 वोल्ट, ठीक है। When it draws a current of 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। तो सोर्स से कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, 4 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, तो साथ के साथ लिख लो, बहुत आसान है, ठीक है। What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 वोल्ट। तो दोस्तों अभी पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है। देखो क्वेश्चन ऑब्वियस है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप बढ़ाओगे तो करंट तो ज्यादा आएगा ना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा है तो करंट ज्यादा आएगा, कितना आएगा वो पूछा है। तो हमें R तो चाहिए ना, कंडक्टर सेम है तो R सेम होगा, क्योंकि लेंथ और एरिया सेम होगा। तो इससे देखो V इक्वल टू IR, ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो R क्या हो जाएगा, V/I हो गया, है ना। R कितना हो गया, V/I हो गया, तो ये 60/4 हो गया, और ये क्या हो गया, 15 ओम, क्या हो गया दोस्तों, बिल्कुल ठीक। तो रेजिस्टेंस आ गया 15 ओम। क्या बोला गया, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू। अब जो नया पोटेंशियल डिफरेंस V डैश से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 120 पे बढ़ा दिया, बढ़ाकर 120 कर दिया, ठीक है। और R तो सेम रहेगा क्योंकि R तो चेंज होने वाला है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे करंट निकालना है तो V इक्वल टू IR, है ना दोस्तों। और I क्या हो जाएगा, V/R। और जब आप V सब्स्टिट्यूट करेंगे V डैश बाय R, यहाँ I डैश कर लो, I डैश, ठीक है। V डैश कितना हो जाएगा, 120, और R तो अगेन 15 ही है, तो 5 से कैंसिलेशन करते हैं, 5 2 10, ओके 24 पे, बिल्कुल ठीक, 24 पे, और 5 3 जा, और 3 पे बिल्कुल किस पे गया, 8 पे गया, तो I डैश कितना आ गया, 8 एम्पेयर। अब जो बिल्कुल, अब जो सोर्स है दोस्तों कितना, मतलब कि
सोर्स से कितना करंट खींचा जाएगा, वो 8 एम्पेयर करंट खींचा जाएगा। ठीक है दोस्तों, नाउ लेट्स मूव ऑन। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, ये आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, ये हमेशा ध्यान देना, यहाँ पे जो देखो रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, तो यहाँ लेंथ दिया है आपको रेजिस्टेंस भी दिया है, तो L दिया हुआ है 1 मीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 26 मीटर, तो सॉरी 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर 0.3 मीटर, तो दोस्तों 0.3 मिलीमीटर है, 0.3 मिलीमीटर है, तो इसे पहले मीटर में चेंज करो ऐसा यूनिट में। ठीक है, यानी 0.3 1 मीटर में 1 मिलीमीटर में 10⁻³ अभी मैंने लिखवाया था मीटर होता है। ठीक है, तो डायमीटर हो गया, तो रेडियस क्या हो जाएगा d/2, रेडियस हो जाएगा d/2 यानी 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। अच्छा, R इज इक्वल टू रो L/A होता है दोस्तों, तो रेजिस्टिविटी निकालना है, यानी रो किसके इक्वल हो जाएगा, RAL। और क्योंकि ध्यान देना वायर है तो ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेते हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr² का फॉर्मूला लगाओगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr² का फॉर्मूला लगाओगे, एरिया निकाल के R दिया है आपको, L दिया है, यहाँ पुट करो आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप कर लोगे। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग अ लेंथ, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। ठीक है, ध्यान देना, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L। ठीक है, एक मटेरियल है, वो वायर दिया हुआ है जिसका लेंथ ऑलरेडी L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है, इसके रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है, 4 ओम दी हुई है दोस्तों, कितनी ओम दी हुई है, 4 ओम। ठीक है, तो लिख लेते हैं ना साथ के साथ लिख देते हैं। तो लेंथ तो देखो ना, देखो लेंथ तो L ही दिया हुआ है। ठीक है, ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये पूरा लिख लेना, कैपिटल A दिया हुआ है। ठीक है, पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमें वैल्यू में 4 ओम। ओके, ठीक है, 4 है ना, 4 ओम दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग द लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a/2। अब देखो क्या बोला गया है, अब बोला गया है कि अगर सपोज मटेरियल सेम रखा, मटेरियल मैंने सेम रखा, बस लेंथ को आधा कर दिया, लेंथ को दोस्तों क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो देखो लेंथ को, अब न्यू लेंथ जो है वो L/2 हो जाएगा, न्यू लेंथ क्या हो जाएगा, L/2। ठीक है, बहुत बढ़िया। और न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a हो जाएगा। तो यहाँ देखो R इज इक्वल टू, ओके भाई रो तो सेम रहता है, रो दोनों में सेम होगा, तो देखो R इज इक्वल टू रो L/A होगा दोस्तों, इसके रेजिस्टेंस क्योंकि लेंथ A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, पर इसका रेजिस्टेंस, इसका R' रेजिस्टेंस चेंज होगा। ठीक है, तो रो तो दोनों में सेम होता है, इसको मैं L' कह देता हूँ, इसको A' कह देता हूँ। ठीक है, तो L'/A'। अच्छा ठीक है, L' किसके इक्वल है, L/2 के इक्वल है, बहुत बढ़िया। A' दोस्तों किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, तो नीचे 2 आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a। अच्छा, रो L/A तो ऑलरेडी 4 दिया हुआ था, R दिया हुआ था, ये कितना है 4, तो यहाँ पे 1/4 ऑलरेडी, यहाँ 4 पुट कीजिए तो 1 ओम आ गया। तो अब ऐसे लेंथ जब घटाओगे, लेंथ घटाओगे रेजिस्टेंस घटेगा, और एरिया घटाओगे तब भी रेजिस्टेंस घटेगा, तो दोनों का कंबाइन करके 1 ओम अपना नया आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, नाउ लेट्स मूव ऑन। अब अपन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। देखो रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर एक सब्सटेंस होता है जिसकी सफिशिएंट रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस के रजिस्टर क्या होता है दोस्तों, एक मटेरियल होता है, एक सब्सटेंस होता है, एक सब्सटेंस को क्या कह देते हैं, रजिस्टर, हैविंग सफिशिएंट रेजिस्टेंस, सफिशिएंट रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, अब देखो कई बार क्या होता है कि हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, 5 रजिस्टर को सीरीज या पैरेलल में लगा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, इन सब के पीछे का जो राज है वो अब हम मतलब जानेंगे। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं जब रजिस्टर सीरीज में होंगे, यानी देखो एक रजिस्टर को जनरली R से डिनोट करते हैं। मान लो R1 है दोस्तों, R1 में मैंने एक और जोड़ दिया R2 है, बहुत बढ़िया, और R2 में एक और जोड़ दिया मैंने क्या, R3। ठीक है, तो देखो क्योंकि मैंने एंड टू एंड जोड़ा है, एंड टू एंड जोड़ने को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन कहते हैं, सीरीज, है ना, व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। क्लियर है दोस्तों। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है हर जगह, करंट सेम होता है हर जगह, क्लियर है, थ्रू ईच रजिस्टर।
तो करंट सेम रहता है, पर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल रजिस्टर्स। यानी इसके करंट हर जगह सेम रहेगा, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है ना, यहाँ भी आई है दोस्तों, यहाँ भी आई है, पर पोटेंशियल डिफरेंस इसका V1 होगा, इसका V2 होगा और इसका V3 होगा, पर टोटल नेट पोटेंशियल जो V शो हो रहा है वो V कैसे होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, ठीक है। इंडिविजुअल पोटेंशियल को मिला के नेट पोटेंशियल आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सीरीज, अब देखो, अब यहाँ देखो कि नेट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, तो लेट कर लेता हूँ, लेट नेट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन को मैं R सबस्क्रिप्ट पे S से डिनोट करता हूँ, RS, ओके, मतलब बेस है ना, नीचे RS से डिनोट करता हूँ नेट रेजिस्टेंस को दोस्तों, नेट रेजिस्टेंस को RS से डिनोट करता हूँ, ठीक है। और RS किसके इक्वल होगा, ये समझने वाली बात है। अभी हमने पढ़ा है ना कि जो पोटेंशियल नेट पोटेंशियल होगा, है ना, जो नेट पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा दोस्तों, वो होगा नेट पोटेंशियल को VS कर लेते हैं, VS फॉर सीरीज होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, पर आपको ओम्स लॉ से क्या पता है, V इक्वल टू IR, तो यहाँ देखो VS, क्योंकि I तो हर केस में सेम होता है, तो VS किसके इक्वल हो जाएगा, IRS, V1 किसके इक्वल हो जाएगा, I, क्योंकि रजिस्टर 1 के थ्रू भी तो करंट I ही है, I हर जगह सेम है, पर क्योंकि रजिस्टर अलग है तो R1, यहाँ IR2, यहाँ पे दोस्तों IR3, तो यहाँ पे एक काम करो, अगले स्टेप में यहाँ पे राइट हैंड साइड से I कॉमन लो, तो यहाँ बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, और यहाँ से I कैंसिल हो गया, और R सीरीज, तो नेट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है। अब मैं बताता हूँ याद करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक, सबसे शॉर्ट ट्रिक। अब जब आपने एंड टू एंड रजिस्टर्स को लगाया है ना, तो लेंथ बढ़ गया, लेंथ इंक्रीज हुआ, और लेंथ बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा देखो RS सबसे बड़ा है, R1 से भी बड़ा है, R2 से बड़ा है, R3 से भी बड़ा है, क्योंकि तीनों के सम के इक्वल है, ठीक है। तो नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है सीरीज में, हमेशा याद रखना है, बहुत बढ़िया। और क्यों बढ़ता है, क्योंकि लेंथ बढ़ जाता है, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो एक क्वेश्चन तो बनता है दोस्तों, बिना क्वेश्चन के तो कोई फायदा नहीं। तो सुंदर सा क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, ठीक है, इलेक्ट्रिक लैम्प का, ठीक है, रेजिस्टेंस 20 ओम दिया है, ठीक है, एंड कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। कैलकुलेट, देखो इसका ऑलरेडी फिगर दिया हुआ है, एज शोन इन फिगर, आपको लिखा होगा एज शोन इन फिगर, इसका दोस्तों ऑलरेडी फिगर दिया हुआ है। देखो एक तो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब का लैम्प का रेजिस्टेंस 20 ओम है, ठीक है, और यहाँ पे कंडक्टर इसका देखो 4 ओम है ना, 4 ओम है रेजिस्टेंस, ठीक है, और कनेक्टेड है 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, तो बैटरी की वोल्टेज 6 वोल्ट है, बिल्कुल ठीक। कैलकुलेट क्या करना है, ये पार्ट पे चलते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार। देखो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस, तो दोस्तों ये सीरीज में है ना, सीरीज में देखो एंड टू एंड कनेक्शन हुआ है, तो सीरीज में है, तो RS किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2, चलो R1 मान लो 4 है और R2 20 है, तो ये 24 ओम हो गया। तो पहले तो ऐसे निकल गया, इतना आसान। नेट द करंट थ्रू द सर्किट, ध्यान दो करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो करंट की वैल्यू निकालते टाइम आप नेट रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, RS का यूज करेंगे दोस्तों, किसका यूज करेंगे, RS का, ठीक है। तो अच्छा V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR, तो I किसके इक्वल हो जाएगा, V बाय RS, और वोल्टेज तो 6 दिया हुआ था और RS 24 आया, तो अच्छा 6 बाई 24, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 6 बाई 24, 6 चके 24, 1/4 आ गया। 1/4 जब आप करेंगे तो 0.25 एम्पियर आपका क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों, कोई शक नहीं, बिल्कुल। ओके, सी पार्ट में मूव ऑन करते हैं, है ना, सी पार्ट में मूव ऑन करते हैं। सी पार्ट देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द कंडक्टर, देखो पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका अब देखो अच्छा अक्रॉस द लैम्प एंड द अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है। अब देखो इसको मैंने R1 माना था, इसको R2 माना था, और V1 इज इक्वल टू IR1 होगा और V2 इज इक्वल टू IR2 होगा, तो ये तो ऐसे ही आ गया। देखो V1 किसके इक्वल होगा, यहाँ देखो दोस्तों V1 होगा IR1 के, तो I अभी अपने हमने 1/4 या 0.25 निकाला है, और R1 यानी जो सब्सटेंस 4 दिया हुआ था,
तो 4 से 4 कैंसिल होके 1 वोल्ट आएगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट V2 किसके इक्वल होगा, IR2 के, ठीक है। I तो अगेन 1/4 आया था दोस्तों, पर R2 कितना दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है 20, तो कट के 5 आ गया, 5 वोल्ट। तो ऐसे समझ आता है आपको कि इलेक्ट्रिक लैंप के थ्रू 5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और इसके थ्रू मतलब जो सब्सटेंस दिया हुआ है जिसके 4 ओम रेजिस्टेंस है उसके थ्रू जस्ट 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यानी ज़्यादा रेजिस्टेंस तो ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आ गया समझ, है ना, हमें पता लग गया कि सीरीज में डायरेक्टली ऐड कर दो रेजिस्टेंस को। अब दोस्तों पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो देखो रेजिस्टर्स इन पैरेलल, तो पैरेलल में 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है। क्यों होता है, यहाँ देखो, क्योंकि जब आप देखो एक ही एंड से तीनों कनेक्टेड है, देखो एक मान लो R1 ऐसे, मतलब एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है, 2 एंड है, तो इसी एंड से दूसरा कनेक्टेड होगा और दूसरे एंड में जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एंड दोनों का तीनों का सेम होता है, जितने भी है सेम होता है, तो ये पैरेलल में होते हैं दोस्तों। एक इसमें R1 R2 R3, ये दोस्तों पैरेलल में, किसमें है, पैरेलल में, ठीक है। और पैरेलल में फिर क्या सेम होगा, यहाँ सेम होगा पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल एंड से मेजर किया जाता है ना, तो पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, ठीक है। यानी R1 में भी V होगा, R2 में भी V होगा, R3 में भी V होगा, पर करंट डिवाइड हो जाता है दोस्तों। यानी सपोज यहाँ से I मूव ऑन कर रहा है, तो यहाँ पे I1 जाएगा, यहाँ पे I2, अलग अलग वैल्यूज ऑफ करंट जाएंगी ब्रांचिंग में, अलग अलग 3 रास्ते ना, तो ऐसे याद रखो, करंट जा रहा है तो 3 रास्तों में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो करंट और नेट करंट इनका सम के इक्वल होता है। अब अपन को नेट रेजिस्टेंस देखते हैं क्या होता है। अच्छा, नेट करंट किसके इक्वल, IS ले लेते हैं, नेट करंट को IP ले लेते हैं, पैरेलल, P फॉर पैरेलल। तो नेट करंट किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, जो है ना, इनको ऐड कर लिया आपने दोस्तों। अच्छा ठीक है, अब देखो V इक्वल टू IR होता है, तो I किसके इक्वल होगा, I होगा V/R, है ना। अब देखो, अच्छा तो I किसके, यहाँ I आएगा ना, I इक्वल टू V/R, तो V तो सबके लिए सेम है, V/RP, ठीक है। और यहाँ देखो V तो सबके लिए सेम है, V/R1, बस रेजिस्टेंस अलग अलग है, V/R2 प्लस V/R3। तो दोस्तों एक काम करो, V कॉमन ले लो, जब आप V कॉमन लेंगे राइट हैंड साइड से, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से V से V कैंसिल हो गया, तो नेट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। और ध्यान देना, पैरेलल रेजिस्टेंस क्योंकि रेसिप्रोकल में है, जैसे 2 बड़ा है तो 1/2, 2 से छोटा होता है, तो R जो P होता है वो घटता है, वो R1 से भी, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस होगा R1 से भी छोटा होगा, R2 से भी छोटा होगा, R3 से भी क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है ये चीज, बहुत बढ़िया। तो हमेशा ध्यान रखना है फॉर्मूला। चलो अब एक क्वेश्चन तो बनता ही है यार, एक क्वेश्चन बनता है, बिना क्वेश्चन के तो हम, है ना, निपटाते ही नहीं टॉपिक को, है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो इन फिगर R1 बेटा, ये R पैर में लिख लेना, R1 है, ये R1 है, ये अपना R2 है, और ये R3 है, और ये R4 है, और ये दोस्तों R5 है, ठीक है दोस्तों। तो R1 10 ओम दिया हुआ है, देखो R1 10 ओम दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। अच्छा R2 40 ओम दिया हुआ है, R3 30 ओम दिया हुआ है, R4 20 एंड R5 इज 60 ओम, ठीक है। एंड अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट। देखो बैटरी, अच्छा यहाँ पे, अच्छा यहाँ थोड़ा सा इनकम्प्लीट है दोस्तों, तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा एंड देन माइनस, ठीक है ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। और इसकी वोल्टेज कितनी है, इसकी वोल्टेज है 12 वोल्ट, कितनी है 12 वोल्ट, ठीक है। यहाँ देखो कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट क्या है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट देखो, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अच्छा टोटल रेजिस्टेंस, मुझे एक बात बताओ, ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों के नेट को मैं एक काम करता हूँ, ओके, इन दोनों को के नेट को एक काम करता हूँ मैं, इन दोनों के पैरेलल को मैं एक काम करता हूँ, R डैश मान लेता हूँ, ठीक है। और इन सब के नेट को मैं R डबल डैश मान लेता हूँ, चलेगा। क्योंकि R डैश वाले पैरेलल में है, तो 1/R डैश किसके इक्वल होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। दोस्तों साफ पता लग रहा है, R1 R2 पैरेलल में, ठीक है। तो R1 1/10 था और R2 कितना था, 1/40। जब आप दोस्तों LCM लेंगे, क्या लेंगे, LCM लेंगे, तो 40 आएगा, 4 आएगा, और यहाँ 1 आएगा, तो 5/40 आ जाएगा, यानी 1/8 आ गया, है ना, 8 5 40 होता है। तो अब दोनों बिना सॉल्व के रेसिप्रोकल नहीं करना है, ना कि आप यही रेसिप्रोकल कर दो, गलत हो जाएगा। अब पूरा सॉल्व करने के बाद रेसिप्रोकल करो, यानी 8/1, तो 8 ओम,
तो आर डैश 8 ओम है, आर डबल डैश देखते हैं दोस्तों नाउ, आर डबल डैश देखते हैं, आर डबल डैश 1 बाई आर डबल डैश किसके इक्वल होगा, ये R3 R4 R5, बिल्कुल ठीक, 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 प्लस 1 बाय R5, ओके 1 बाय आर डैश है ना, 1 बाय आर डबल डैश। R3 कितना दिया हुआ था दोस्तों 30, ओके R4 दिया हुआ था 20 और R5 दिया हुआ था 60। आप एलसीएम लेके देख लो 60 आएगा एलसीएम, 30 20 60 का 60 आएगा एलसीएम। जब आप डिवाइड करेंगे यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ क्या आएगा 1। तो ओवरऑल अगले पेज में चलते हैं, तो 1 बाय आर डैश किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, 1 बाय आर डैश हो जाएगा, 1 बाय आर डैश हो जाएगा 6 बाय 60 के इक्वल, एम आई राइट, बिल्कुल ठीक है ना। तो 1 बाय 10 हो गया, कैंसिलेशन करके अब आप उल्टा कर सकते हैं है ना, रेसिप्रोकल कर दो तो 10 हो। तो अभी भी नेट रेजिस्टेंस नहीं आया दोस्तों। अब नेट रेजिस्टेंस देखो, नेट रेजिस्टेंस को चलो मैं आर एस से डिनोट कर देता हूँ, क्योंकि आर डैश और आर डबल डैश सीरीज में ही होंगे। देखो अच्छा, आर डैश और आर डबल डैश सीरीज में है तो डायरेक्ट आपको ऐड करना है, तो आर डैश आया आपका 8 और आर डबल डैश आया 10, तो कितना हो गया ओवरऑल 18 ओम हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर, ए पार्ट का आंसर हो गया। नाउ लेट्स सी व्हाट इज आवर बी पार्ट दोस्तों, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ओके, वी कितना दिया मुझे एक बात बताओ, वी दिया हुआ है 12 है ना, वी कितना दिया हुआ, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12 वोल्ट, नेट रेजिस्टेंस कितना आया या आर एस कितना आया 18 ओम है, तो यार वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई कितना हो जाएगा नेट करंट, ठीक है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो वी बाय आर एस हो जाएगा, वी कितना है 12 बाय 18। तो दोस्तों कैंसिलेशन कीजिए, 3 से जब आप कैंसिलेशन करेंगे 2 बाय 3 सॉरी 6 से कैंसिलेशन कीजिए 2 बाय 3 आएगा, तो इसका आएगा 0.67, हाँ 0.67 एम्पियर ही आपका आंसर होगा। क्लियर इज दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन आर, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान देना। जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, ये कहता है, देखो पहले फील लो इसका, पहले फील लो। कई बार आपने देखा होगा कि आपका पंखा चलता है, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तो पंखा चल रहा है, पंखा कई बार गर्म हो जाता है, आप लैपटॉप चलाते हो लैपटॉप गर्म हो जाता है, मोबाइल चलाते हो मोबाइल गर्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट हीट में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में, कुछ वर्क में चला जाता है कुछ हीट में चला जाता है, ठीक है। इसी कंसेप्ट को जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग अकॉर्डिंग टू जाउल्स, इन्होंने कहा था जो हीट प्रोड्यूस होगा, मान लो जो हीट प्रोड्यूस होगा, मैं कैपिटल एच मान रहा हूँ, ठीक है, तो हीट जो प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है, जो करंट कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर करंट 2 गुना फ्लो करेगा तो हीट 4 गुना ओके, हीट 4 गुना प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सेकंड क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस, बिल्कुल ठीक भाई। अब देखो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को रोकता है, यानी मेन इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ाने से रोकेगा, यानी उसे रोक रहा है तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। आप यहाँ से याद रखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, बिल्कुल ठीक। अगर पंखे को 10 दिन के लिए चलाते हो तो ज्यादा गर्म हो जाएगा, है ना, और पंखे को सिंपल 2 घंटे के लिए चलाओगे, ठीक है, तो कम गर्म होगा। तो ये टाइम पे भी डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जब आप तीनों को मिलाओगे तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाता है, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट के फॉर्म में 1 ही लगता है। अच्छा आर टी, तो आर टी है दोस्तों, चलो इसे कैंसिल, इसे कट करो, कोई नहीं, इसे कट करो, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो पहली बात तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर, आई स्क्वायर आर टी। क्लियर है इसे यार, ठीक है। जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग यही है कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उसके स्क्वायर पे डिपेंड करेगा हीट फ्लो करना, सॉरी हीट प्रोड्यूस करना। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और जितने टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो आई स्क्वायर आर टी आपको याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नाउ लेट्स मूव ऑन। दोस्तों इलेक्ट्रिक पावर का कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा पावर जनरली क्या होता है, आप कहते हो पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, ये सब बच्चे को पता है, क्लास 9th में पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू व्हाट, वर्क बाय टाइम, ठीक है, ये बच्चे को पता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पावर, अच्छा वर्क किसके इक्वल होता है, अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्या पढ़ा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W किसके इक्वल हो जाएगा, V क्यू, तो यहाँ V क्यू बाई टी। और चार्ज बाय टाइम कितना होता है, चार्ज बाय टाइम करंट नहीं होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो P इज इक्वल टू वी आई फॉर्मूला आ जाता है दोस्तों। P इज इक्वल टू वी आई बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको ड्राइव भी करवा दिया यहाँ से। P इज इक्वल टू वी आई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पावर का, ठीक है। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी जितनी तेजी के साथ कंज्यूम होगा
वही क्या होगा, पावर होगा। पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम। वर्क को आपने पोटेंशियल इंटू चार्ज रखा, चार्ज बाय टाइम क्या हो गया, करंट। तो P इक्वल टू VI बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है। और पावर का जो SI यूनिट होता है वो वोट होता है। क्या होता है, वोट। W से डिनोट करते हैं। दोस्तों एक और चीज़ पता होना चाहिए आपको, वोट कॉमर्शियली यूज जब हम करते हैं फैक्ट्री वगैरह में तो बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होता है। तो कॉमर्शियल यूनिट के लिए हम किलो वोट यूज़ करते हैं, किलो वोट आवर यूज़ करते हैं। और एक 1 किलो वोट आवर को दोस्तों 1 यूनिट कहते हैं। यदि आप कहते हो कि आज अच्छा इस महीने 100 यूनिट खर्च हुआ है, 50 यूनिट खर्च हुआ है, अच्छा एक यूनिट का 7 रुपये है तो 50 का कितना हो जाएगा, 350 एंड सो ऑन। ऐसी चीज़ें आप कैलकुलेट करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो ये याद रखना 1 किलो वोट आवर को ही 1 यूनिट कहते हैं, पहली बात तो। और 1 किलो वोट आवर में कितने जूल होता है, ओ माय गॉड। यहाँ पे देखना, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे मैं करेक्ट करना भूल गया इसको, मतलब यहाँ पे पावर में लाना भूल गया। 3.6 इंटू 10⁶ जाऊल है दोस्तों, ये पावर में, ये जो 6 था वो पावर में था, ठीक है। यहाँ देखना ये कैसे आता है, मैं आपको आगे, अच्छा आगे तो जगह नहीं है, कोई बात नहीं, यही बताता हूँ। 1 किलो वोट आवर है, 1 किलो वोट आवर, ठीक है। अच्छा किलो वोट को वोट में चेंज करो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वोट। आवर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 60 से तो मिनट में चेंज होगा, दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड में चेंज होगा। तो 3 इंटू 3 36। अच्छा 1 0 और 3 0 तो 10⁵। और जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसे लिखेंगे 0.6 के बाद लग जाएगा तो पावर में 1 बढ़ जाएगा, तो इतना जाउल होता है। तो ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि 1 किलो वोट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जाउल होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं, पता है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग का ही एप्लीकेशन है, जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग का ही एप्लीकेशन क्या क्या देखते हो आप, देखते होगे देखो आयरन प्रेस करते हो आप, ठीक है, प्रेस करते हो गर्म हो जाता है, जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग का एग्जांपल है, ठीक है। आप रॉड, इलेक्ट्रिक रॉड, जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, जब आप पानी गर्म करने के लिए यूज करते हो, ठीक है, सारे आप जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग के एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब में से। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है दोस्तों, देखो लाइव वायर के साथ एक छोटा सा सेफ्टी वायर लगाया जाता है जिसे इलेक्ट्रिक फ्यूज कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज करते हैं। ये क्या काम करते हैं, जैसे अगर मान लो सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया या शॉर्ट सर्किट हो गया है ना, शॉर्ट सर्किट हो गया या अचानक से ज़्यादा वोल्टेज का सप्लाई हो गया तो ना ये पिघल जाता है। मान लो ये लाइव वायर है और एक फ्यूज वायर है कनेक्टेड है, फ्यूज वायर है, इतना ही फ्यूज वायर कनेक्टेड है। जितना ही अगर वोल्टेज हाई और करंट ज़्यादा आ गया तो ये क्या होगा, ये पिघल जाएगा, ये क्या हो गया, मेल्ट हो जाएगा। ये मेल्ट हो गया तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, कनेक्शन टूट गया, तो अब करंट यहाँ पास नहीं हो पाएगा और जो हमारा फ्रीज है घर पे, हमारा जो टीवी है दोस्तों, ये सब मतलब डैमेज होने से बच जाता है। क्लियर है इस, तो देखो ये चीज़, इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स अप्लायंसेस इन सच अ शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग, ठीक है, पहली बात। और किससे बना होता है, टीन या फिर अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन से बना होता है, और हमेशा इसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं लाइव वायर के साथ फ्यूज को, ठीक है। और इसके पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, जल्दी मेल्ट होना चाहिए ना, जैसे हायर सप्लाई है तो जल्दी मेल्ट हो जाना चाहिए और मतलब कि फ्यूज हो जाना चाहिए, मतलब फ्यूज यानी मेल्ट हो जाना चाहिए और कनेक्शन ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। सो कुछ 2 क्वेश्चन है हमारे पास, 2 क्वेश्चन और लाया हूं मैं आपके लिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो, क्योंकि P इक्वल टू VI में VI के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ देखो, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वोल्ट, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, तो पावर दिया हुआ है दोस्तों, पावर कितना दिया हुआ है, एनर्जी एट द रेट, आपको ऐसा लग रहा होगा वर्क दिया है, नहीं, एनर्जी एट द रेट, क्योंकि एनर्जी बाय टाइम पावर होता है, और पहली बात वोट है तो 240 वोट तो पावर है, ऐसे समझो। व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट, ठीक है, एंड 360 वोट व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम, ठीक है, P1 और P2 मिनिमम दिया हुआ है 360 वोल्ट, ठीक है। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, ठीक है। व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस, ठीक है। तो वोल्टेज तो दोनों केस में सेम है दोस्तों, यहाँ भी वोल्टेज तो दोनों केस में सेम है, ठीक है। V1 भी कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है, और V2 भी कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो करंट और रेजिस्टेंस निकालना है हर केस में। अच्छा, P1 इज इक्वल टू V1 I1, ठीक है यार। P इक्वल टू VI का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 12th में भी काम आता है, P इक्वल टू VI, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से I1 क्या हो जाएगा दोस्तों, P1 बाय V1, ठीक है। ओके,
P1 कितना दिया था 840, ये कितना दिया था 220। जब कैंसिलेशन करेंगे 2 से कैंसिल कीजिए 11 पे, ये आ जाएगा 42, ठीक है। ओके, तो 42/11 आप इसे कैलकुलेट तो कर ही लेंगे, इतना एम्पेयर आंसर आ जाएगा। सेम I2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा P2/V2, है ना। P2 कितना दिया है 360/220, 0 से 0 गया, 2 से 18/11 एम्पेयर आ जाएगा। अच्छा V इक्वल टू आई आर होता है दोस्तों, V इक्वल टू I1R1, तो R1 यहाँ से निकाल लोगे V/I1, ठीक है, ये आप कर लोगे, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और दोबारा V इक्वल टू, अच्छा अगेन V का हो या V1 का हो, बात एक है, यहाँ V2 क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम दी गई है, V2 इक्वल टू I2 R2 और R2 क्या हो गया V2 I2 और I1 तो निकाल चुके, इनमें पुट करो, आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। आई होप दिस इज आवर, तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज के लेक्चर का। सो देखते हैं क्या है। 100 जॉल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन ईच सेकंड। अच्छा, तो ये हीट दिया हुआ है, बिल्कुल ये हीट दिया हुआ है, ठीक है। 100 जॉल, ये हीट दिया हुआ है 100 जॉल, यानी 1 सेकंड में, तो टाइम भी लिख लो, टाइम कितना दिया है 1 सेकंड में, ठीक है। 100 जॉल प्रोड्यूस होता है और रेजिस्टेंस कितना दिया है 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो V इक्वल टू आई आर, तो उसके लिए I तो चाहिए बेटा, अगर I चाहिए तो H इक्वल टू I² RT, फॉर्मूले से आपको ये निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। I² किसके इक्वल आ जाएगा, H/RT हो जाएगा, तो हम पुट करो, H कितना है 100, R कितना है 4 और T तो 1 सेकंड दिया हुआ है, RT चलो इसे स्मॉल लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 25 एम्पियर, है ना, कैंसिल हो गया 25 और स्क्वायर में आ जाकर रूट हो जाएगा 5 एम्पियर। करंट इतना आ गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है V इक्वल टू आई आर, ठीक है, और I 5 एम्पियर है, R कितना है 4, तो 20 वोल्ट अपना आंसर हो गया, ठीक है। 20 वोल्ट अपना क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। तो दोस्तों आई होप वन शॉट आपको पूरे अच्छे से समझ आया हुआ है, मैंने एक एक एग्जाम्पल करवाया, आपको सारा कंसेप्ट लगभग पढ़ा दिया। प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से देखिए, हो सके तो दोबारा देखिए, ठीक है, क्वेश्चन कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।